बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इब्रान अयूब है और मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी का BLCS का 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इन एक्चुअल बहुत सारे एल्गोरिदम्स की स्टडी है कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बहुत लॉन्ग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह करेंगे। इसी में से न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में से ही एक मेथड आज हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड जो कि अक्सर एक लिपनेम मेथड और मेथड ऑफ सक्सेसफुल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, जो कि एक आइटरेटिव मेथड या रिपीटिशन मेथड के थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये मेथड है नॉन मैट्रिक्स के लिए बेस्ट है जिसके डायग्राम्स में नॉन जीरो वैल्यूज पाई जाए। नॉन जीरो वैल्यूज से मुराद हर वो वैल्यू जो जीरो के अलावा 1 2 3 स्लॉन कोई भी हो सकती है। ये मेथड सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन कॉल फ्रेडरिच गॉस ने एक प्राइवेट लेटर में अपने एक होनहार स्टूडेंट गेरलिन को लिखा था। बाद में वॉन सीडल ने उसे 1823 में ऑफिशियली पब्लिश किया गया, जिसके बिना पर ये इस मेथड का नाम गॉस सीडल मेथड रखा गया। सही है। ये मेथड हम राउंड ऑफ एरर्स को यूज करने के लिए यूज करते हैं। राउंड ऑफ एरर्स जैसे कि 0.237 है, हम इसको अक्सर बचपन से ही, जैसे 2 अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो हम उससे राउंड ऑफ कर देते हैं, जैसे 0.237 को 0.24 लिख देते हैं। तो ये जो राउंड ऑफ एरर्स होते हैं इसको खत्म करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। इसकी जो जनरल इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी, ये बहुत फर्स्ट इक्वेशन ऑफ x से लेकर nth इक्वेशन ऑफ x तक सॉल्व करके निकाली गई है। ax इज इक्वल टू बी। अब इसके एल्गोरिदम स्टेप पे आ जाते हैं। गॉस सीडल मेथड्स के लिए हमने 3 डिफरेंट इक्वेशंस कंसीडर कर ली, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस सो ऑन a1n xn इज इक्वल टू c1। c हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आप इसको c b e जो वेरिएबल देना चाहें आप अपनी मर्जी से वेरिएबल दे सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। वन हमारा सबसे पहले, हमारा जो पहला वन शो करता है वो हमारा शो करता है कि हमारी ये पहली रो है, और दूसरा जो वन शो करता है जो कि चेंज हो रहा है 1 2 3, ये हमारे कॉलम्स को शो कर रहा है, और x1 x2 x3 अप टू xn ये हमारी x की डिफरेंट वैल्यूज है। इसी तरह हमने 3 इक्वेशंस ले ली, a21 x1 प्लस a22 x2 अप टू an1 nth रो का पहला कॉलम x1 प्लस an2 x2 अप टू ann nth रो का nn कॉलम xn इज इक्वल टू cn, मतलब नंबर ऑफ कांस्टेंट भी n तक। पिछली इक्वेशंस, जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने इक्वेशंस डिस्क्राइब की, हमने 3 डिफरेंट इक्वेशंस ली थी। हमने उनसी इक्वेशंस से हमने 4 वैल्यूज निकाल ली, x1 की, x2 की, xn-1 की, xn की। x1 को हमने सबसे अलग किया, एक सॉल्यूशन के तहत हमने ये एक इक्वेशन बना ली, x2 की एक इक्वेशन बना ली, xn-1 की एक इक्वेशन बना ली, xn की एक इक्वेशन बना ली। अब पिछली स्लाइड में जैसे कि हमारे पास xn-1 की इक्वेशन नहीं थी, हमने xn तक लिखी थी, तो xn से जो पहली वाली इक्वेशन होगी वो हमारी होगी xn-1, और जहां जहां हमारा उधर n था वहां हमारा n-1 आ जाएगा। तो उसके ब्याप पे हमने ये 4 इक्वेशंस बना ली। आगे लिखा हुआ अब ये क्या, ये हमारी इक्वेशन 1 से आई, इक्वेशन 2 से आई, इक्वेशन n-1 से आई, इक्वेशन n से आई। उसके बाद हमने, क्योंकि इस मेथड में हम अक्सर अननोन वैल्यूज की वैल्यू निकालते हैं, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालते हैं, तो हमने x जो कि हमारा एक अननोन वेरिएबल था उसकी कुछ वैल्यूज एज्यूम कर ली, x1 x2 अप टू xn-1 और xn। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में आपको रीरिटन इक्वेशंस दिखाई थी, जिससे हमने x1 x2 xn-1 xn अलग कर लिया था, उसको यूज करते हुए हम इसकी वैल्यूज निकाल। उन सब मेथड जो पिछले मैंने 3 स्टेप्स बताया, उन स्टेप के बाद जो सबसे आखिरी हमारा स्टेप होता है वो हमारा होता है एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर को फाइंड करने का तरीका। एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर को फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम लोग का, हमारा जो सोल्यूशन के मुताबिक हमारी जो न्यू एक्स की वैल्यू आई होती है, उसमें से जो हमारी ओल्ड एक्स की वैल्यू होती है जो कि अक्सर सवाल में गिवन होती है, उसको माइनस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं न्यू एक्स की वैल्यू से। अक्सर इनको ये भी कहा जाता है कि ट्रू वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब चलते हैं गॉस सीडल मेथड की एक एग्जांपल को देख लेते हैं। हमने जैसे कि लेट सपोज तीन इक्वेशंस दे दी, 12x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 इजिकल टू 1, x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इजिकल टू 28, 3x1 प्लस 7x2 प्लस 13x3 इजिकल टू 76। हमने इधर ए का एक डायगोनल मैट्रिक्स, हमने 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया जिसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज लिख दी। जैसे फर्स्ट रॉ में बोलूँ 12 3 माइनस 5, सेकेंड रॉ में 1 5 3, थर्ड रॉ में 3 7 13, या आप कॉलम वाइज रीड करें जैसे आपको आसानी हो। और उसी के साथ हमने x1 x की डिफरेंट तीन वेरिएबल्स की इनिशियल गेस वैल्यूज दे दी, जो क्या जैसे कि पिछले फॉर्मूले में जो एक्स आई इजिकल टू ओ अप ओ, सुपर स्क्रिप्ट ने ओल्ड जो लिखा हुआ था वो ये हमारी वैल्यूज है 101, जो कि हमें सवाल में गिवन है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है अपने सोल्यूशन का, वो हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट है भी या नहीं। डायगोनली डोमिनेंट से क्या मुराद है, जो हमारी डायगोनल्स की वैल्यूज होती हैं हम उनको पिक करते हैं, उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज होती हैं उनका सम अप करके देखते हैं, और हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारी डायगोनल्स की वैल्यूज बाकी तो रिमेनिंग वैल्यूज के सम अप से बड़ी होनी चाहिए। जैसे इधर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने डायगोनल की वैल्यू A11 उठाई 12, जब बाकी तो का सम अप किया, साइन तो इसमें हम निगलेक्ट कर देते टोटली। जैसे इधर 3 माइनस 5 है तो कंफ्यूजन हो रही होगी कि इधर -2 आना चाहिए, तो हम इसमें साइन को निगलेक्ट कर देते हैं, हम बाकी दो वैल्यूज का सम अप करते हैं। 3 प्लस 5 इजिकल टू 8, 12 8 से बड़ा है। अब मैं दूसरी डायगोनल वैल्यू उठा लेता हूँ 822, जो कि हमारा 5 है। अब मुझे 5 देखना है कि 1 प्लस 3 इजिकल टू 4, 5 हमारा बड़ा है। अब मैं तीसरी लास्ट डायगोनल वैल्यू उठा लेता हूँ क्योंकि हमारा 3/3 का मैट्रिक्स है, 13, 7 प्लस 3 10, 13 उससे बड़ा है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमें चेक करना पड़ता है हमारा मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट है भी या नहीं। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है, हम सबसे पहले अपना मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके बाद अननोन वैल्यूज x1 x2 एक मैट्रिक्स की फॉर्म में उसे लिखते हैं, और जो हमारी सवाल के इक्वेशन में जो हमारे कांस्टेंट गिवन होते हैं इक्वल टू के इस साइड पे हम उसको एक मैट्रिक्स के थ्रू में लिखते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारा काम होता है, हम x1 x2 x3 की डिफरेंट वैल्यूज निकाल देते हैं, जैसा कि ये इधर निकाली हुई हैं, मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को आपस में मल्टी रोज इनटू कॉलम्स के ऑपरेशन को सॉल्व करते हुए x1 x2 x3 की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। इसके बाद हमारे पास जो इनिशियल गेस क्वेश्चन में गिवन होता है x1 x2 x3 की जो वैल्यूज गिवन होती हैं, हम 1 बाय 1 इन इक्वेशन में पुट करके x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालते हैं। अब जैसा कि अगर मैं सपोज करूं कि x3 में हमारे पास जो है x1 भी गिवन है x2 भी गिवन है, तो x1 x2 की हम इसमें वो वैल्यूज लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर निकल चुकी हैं, ना कि जो सवाल में गिवन है। x1 में हमारे पास x2 x3 थी, हमारा सबसे पहला निकालना था, हमने इसमें सवाल वाली वैल्यूज लिखी। इसके बाद जब हमारे पास x2 था, जो हमने x1 की वैल्यू निकाली थी, हमने इस x2 में वो वैल्यू लिखी। x3 के हमारे पास क्योंकि वैल्यू निकली नहीं थी, तो हमने x3 की सिंपल सवाल वाली वैल्यू लिख दी। इसके बाद जो हमारा x3 था, उसमें x1 और x2 दोनों थे, हम दोनों की वैल्यूज ऊपर ये निकाल चुके थे, तो हम इसमें ऊपर जो हमने वैल्यूज निकाल ली हैं, हम वो वैल्यूज लिख के x3 का आंसर निकालेंगे। हमारा जो एग्जाम्पल को सोल्व करने का तीसरा स्टेप आता है, वो हमारा होता है एरर निकालना। हमने उसके बाद एरर निकाला 0.5, जो हमारी सबसे वैल्यू आई थी न्यू, उसमें से जो हमारी सवाल की वैल्यू थी उसको माइनस करके न्यू वैल्यू से डिवाइड कर दिया जो हमारी निकली थी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एक परसेंटेज आ गई। इसी तरह हमने 1 बाय 1 तीनों के एरर्स निकाले कि हमारे एरर्स क्या आते हैं। बाद हम लोग अपनी सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करने चाहिए। आइट्रेशन को आप रिपीटिशन भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि हम जो x1 x2 की जो इक्वेशंस निकाली थी, हम उसमें अपनी वो वैल्यूज लिखेंगे जो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन के बाद x1 x2 x3 की वैल्यूज बन चुकी हैं, ना कि सवाल वाली वैल्यूज। इसी तरह हमने x1 x2 x3 में वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास x1 x2 x3 की न्यू वैल्यूज आ गई आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन। हमने जो सेकंड आइट्रेशन की थी, हमने उसका एरर निकाला, जो हमारी न्यू वैल्यू आई है उसमें से पुरानी वैल्यूज को माइनस करके न्यू वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल ली। सिमिलरली इसी तरह
हमने सेकंड वाली x2 के भी एरर निकाल लिया, x3 का भी एरर निकाल लिया। उसके बाद ये मैंने डायरेक्ट एक टेबल बनाया हुआ है, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग तब तक आइट्रेशन परफॉर्म करते रहेंगे जब तक हमारा जो एरर है, जो हम लोग एरर निकाल लेते, उस वो एरर हमारा जीरो के करीब तरीन क्यों ना आता रहे। सही है। हमने जैसे इधर मैंने 6 लिखी कि 6 आइट्रेशंस मैंने निकाली हैं, तो हर आइट्रेशन पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट एरर है। 6 आइट्रेशन पे जो हमारा एरर है वो जीरो के बहुत ही करीब आ गया, लेकिन x3 का जो हमारा एरर था वो बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर स्टॉप कर दिया अपना प्रोसेस सॉल्यूशन का, और उसके बाद हमने एक आइडिया के मुताबिक जज कर दिया कि हमारा जो जिस वो वैल्यू पे हमारा एरर जीरो के करीब तरीन आ रहा है वो हमारा आंसर है। जैसे अगर मैं बात करूं तो x1 की 0.99919 पर हमारा एरर जीरो के करीब तरीन आ रहा है, तो मेरा x1 का ये आंसर है। x2 का 3.001 पर हमारा एरर जीरो के करीब तरीन आ रहा है, तो मेरा आंसर ये है। x3 का हमारा 4.0001 पर 001 पर हमारा बिल्कुल ही जीरो हो रहा है एरर, तो हमारा ये आंसर है। तो लिसनिंग माय प्रेजेंटेशन रिस्पेक्टेड सर, और नो डाउट आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत कुछ एक नई चीज़ कंप्यूटर के बारे में हमें आपसे सीखने को मिली। होप इंशाल्लाह के नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी आपके साथ ज़रूर पढ़ना होगा हमारा। वेल थैंक यू। मतलब ये मेरा पूरा मेथड था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया और अपना बेस्ट देने की कोशिश दी। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड विद पॉजिटिव कमेंट्स। थैंक यू सर।